वेलकम वंस अगेन। मैं करमजीत सिंह आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उन एक्शंस की बात करते हैं, उन क्रियाओं की बात करते हैं जो क्रियाएं नियमित रूप से होती हैं, यानी कि जिन क्रियाओं को हम अक्सर करते हैं, रोज करते हैं। एक नियम है, हाँ वो नियम हो सकता है रोज का हो सकता है साप्ताहिक हो सकता है वो मासिक हो या वार्षिक हो। जैसे कि वार्षिक अगर हम क्रियाओं की बात करें, वार्षिक नियमित क्रियाओं की, तो हम लोग त्योहार जो मनाते हैं वो नियमित है। वो हम दिवाली हर साल मनाते हैं, ईद हर साल हम मनाते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। तो जब भी हम नियमित क्रियाओं की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की अगर हम हिंदी की बात करें तो ऐसे वाक्यों की समाप्ति अक्सर क्रिया के साथ में ता है, ते है, ती है के साथ में होती है। जैसे कि वो तेज दौड़ता है, उसकी आदत है, उसका नियम है, वो ऐसे ही दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। या तुम कक्षा में देर से आते हो, ये नियम है तुम्हारा, देर से आते हो। तो जब हम नियमित क्रियाओं की बात करते हैं तो वहां पर हम वो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखेंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हमेशा हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट की फॉर्म भी कहते हैं, हमेशा दो होती हैं। कैसे? जैसे कि सिट, सिट्स, या फिर गो, गोज, रन, रन्स। यहां पर हम ये देखते हैं कि एक वर्ब जहां पर एस ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है, वहीं पर दूसरी वर्ब के साथ में एस या ई एस जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जहां पर वर्ब के साथ में एस या ई एस जुड़ जाता है वो कहलाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, और जहां पर एस ई एस नहीं जुड़ता है वो कहलाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना होगा, और जहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा वहां पर हमें वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वहां पर हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। अगर मान लो मुझे कहना है कि वह क्लास में बैठता है तो ही, और चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे सिट्स। तो ही सिट्स इन द क्लास। अगर मुझे कहना है कि हम क्लास में बैठते हैं तो हम प्लूरल है, यानी कि वी, और वी के साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वी सिट इन द क्लास। तो इसी प्रकार से अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है वहां पर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस तभी जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और उसके साथ में जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको लगा देते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मेरे पापा अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, या मेरे पापा अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, तो सेंटेंस बनेगा माय फादर। माय फादर सिंगुलर है इसलिए अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड की बजाय सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, रीड्स। माय फादर रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर मुझे कहना है कि मेरे मित्र अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं तो मेरे मित्र प्लूरल है माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में हम किसी भी क्रिया का होना बताते हैं। जब क्रियाएं होती हैं तो हम सेंटेंसेस को इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक वाक्यों की। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं स्टूडेंट्स जहां पर हम नियमित क्रियाओं में नकारात्मकता दिखाते हैं, यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य होता है कि ऐसा नियमित रूप से नहीं होता है। जैसे कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, या वह तेज नहीं दौड़ता है, या अगर हम कहें कि मैं कॉलेज समय से नहीं पहुंचता हूं, या वह कॉलेज समय से नहीं पहुंचता है, यानी कि ऐसे वाक्यों में हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी क्रिया के साथ। ऐसी क्रिया नहीं होती है, लेकिन वाक्यों की समाप्ति उसी प्रकार से होगी क्रियाओं के साथ में, ता है, ते है, ती है आदि के साथ में। तो ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका कंस्ट्रक्शन एक बार समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यहां पर जब हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ में स्टूडेंट्स डू अथवा डज का प्रयोग अवश्य करते हैं। डू का प्रयोग हम जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट आई होगा या सब्जेक्ट यू होगा उसके साथ में करेंगे, क्योंकि हम आई और यू को भी यहां पर प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए डू का प्रयोग हम आई और यू के साथ भी करेंगे। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके साथ में नॉट लगाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में वर्ब की बेस फॉर्म भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो वहां पर डू डज नॉट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ई एस का यूज करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम एक नेगेटिव वाक्य हिंदी में बनाएं कि भारतीय ट्रेनें लेट आती हैं, ये हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव में हम बनाएंगे तो ये वाक्य इस प्रकार से बनेगा, भारतीय ट्रेनें समय से नहीं आती हैं। तो भारतीय ट्रेनें, यानी कि हम प्लूरल की बात करते हैं तो इंडियन ट्रेन्स। अब चूंकि सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हमें यूज करना है डू का, तो इंडियन ट्रेन्स डू नॉट, आने की इंग्लिश कम ऑन टाइम। तो इंडियन ट्रेन्स डू नॉट कम ऑन टाइम। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रेन, मैं किसी खास ट्रेन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा शताब्दी ट्रेन लेट नहीं आती है, तो शताब्दी ट्रेन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर ट्रेन, राइट? तो विथ सिंगुलर वी हैव टू यूज डज। तो शताब्दी ट्रेन डज नॉट कम लेट। भारतीय ट्रेनें समय से नहीं आती हैं, लेकिन शताब्दी ट्रेन लेट नहीं आती है। तो इंडियन ट्रेन्स डू नॉट कम ऑन टाइम, बट शताब्दी ट्रेन डज नॉट कम लेट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव वर्ड बना ही इंटेरोगेट से है। इंटेरोगेट यानी कि पूछताछ करना, इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ। तो ऐसे वाक्य जहां पर हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहे हैं, उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक जिसको हम Q1 कहेंगे और दूसरा जिसको हम Q2 टाइप सेंटेंसेस कहेंगे। Q1 टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये वो वाक्य होते हैं जिनका आंसर यस और नो में आ सकता है, और Q2 टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और ये वाक्य क्या से नहीं शुरू होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि क्या से ही शुरू हो, क्या कहीं पर भी आ सकता है। क्या शब्द वाक्य में कहीं पर भी आ सकता है। ये वाक्य की शुरुआत में भी आ सकता है, ये वाक्य के बीच में भी आ सकता है, और ये वाक्य के अंत में भी आ सकता है। जैसा कि हम अपनी बोलचाल में अक्सर यूज करते हैं, तुम वहां गए थे क्या, या तुम वहां जाते हो क्या, क्या तुम वहां जाते हो।
तुम वहां क्या जाते हो? ये तीनों ही वाक्य अगर हम देखें तो तीनों वाक्यों में एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है और वो प्रश्न जिसका उत्तर यस और नो में आ सकता है। तो ये वाक्य हैं हमारे Q1 टाइप क्वेश्चंस, Q1 टाइप सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता है। जैसे कि तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां कब जाते हो, तुम वहां कैसे जाते हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता है उन्हें हम बोलेंगे Q2 टाइप सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, और हम लोगों ने समझा कि Q1 टाइप सेंटेंसेस कौन से होते हैं इंटरोगेटिव में, और Q2 टाइप सेंटेंसेस कौन से होते हैं। Q1 टाइप वो सेंटेंसेस जो अक्सर क्या से शुरू होंगे या क्या कहीं पर भी आ सकता है। बेसिक चीज इसकी क्या है कि इसका आंसर यस और नो में आ सकता है। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी शुरुआत स्टूडेंट्स हम करते हैं डू या डज से। डू कहां पर हम प्रयोग करेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, आई है या यू है। डज का प्रयोग जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। जैसे कि क्या तुम अंग्रेजी अखबार पढ़ते हो, तो अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी कि यू। और यू के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? यू के लिए हमें प्रयोग करना है डू का। तो डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। चूंकि इसका आंसर यस और नो में आ रहा है, यह प्रश्न जिससे भी पूछा जाएगा तो इसका आंसर यस और नो में दे सकता है। क्या तुम अंग्रेजी अखबार पढ़ते हो? हाँ। या क्या तुम अंग्रेजी अखबार पढ़ते हो? नहीं। तो इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। यह है Q1 टाइप सेंटेंसेस। जिसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता वो है Q2 टाइप सेंटेंसेस। जैसे कि अगर मैं प्रश्न पूछूं कि तुम अंग्रेजी अखबार कब पढ़ते हो, यानी कि अब इस प्रश्न का उत्तर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, जब हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। और इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। ऐसे शब्द जो प्रश्नवाचक हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और हमारे Q2 टाइप सेंटेंसेस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। फिर इसके बाद हम डू डज का चयन करते हैं सब्जेक्ट के आधार पर। जैसे कि यहां पर भी सब्जेक्ट यू है, तो यहां पर भी हम कब यानी कि व्हेन के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। और फिर इसके साथ में सब्जेक्ट यू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो तुम अंग्रेजी अखबार कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स, अगर ऐसे सेंटेंसेस को हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में बन रहे हैं तो वहां पर हम डू डज का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। यानी कि डू डज का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसको एक बार समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट। तो अगर हमें कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है जहां पर नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, या हमें कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है, तो वहां पर भी हम डू नॉट के बजाय डोंट शब्द बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और डज नॉट के बजाय हम डजंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसको इसी प्रकार से लिखा जा सकता है और इसी प्रकार से बोला भी जा सकता है। अगर यही वाक्य कुछ हम इस तरीके से बनाएं कि क्या तुम अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ते हो, तो यह हो जाएगा डोंट यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। यदि हमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना है यहां पर, यदि हम डू नॉट को एक साथ नहीं लिखना चाहते हैं और नहीं बोलना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि डू यू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसी प्रकार से जो Q2 टाइप सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हम नॉट का प्रयोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में भी। जैसे कि तुम अंग्रेजी का अखबार क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डोंट यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। या फिर अगर हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो
वाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का भी यूज कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के साथ में भी हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इसी प्रकार से अगली वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए टेंसेस को भी समझेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर सकूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ